मैं कुणाल कुमार यूट्यूब चैनल कुणाल स्टडी सेंटर में आज कक्षा 9th के रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। आकार के नीचे दिए गए आकृति में जो आकृति है एंगल AOC और एंगल AOB में से प्रत्येक एक समकोण है, यानी कि इन दोनों में से प्रत्येक क्या है, एक समकोण है। यानी कि ये भी एक समकोण है और ये भी एक समकोण है। AOC ये वाला और AOB ये वाला दोनों समकोण है। तो हमें बताना है कि BOC जो है एक सरल रेखा है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया है कि एंगल AOC और एंगल AOB में से प्रत्येक समकोण है। प्रत्येक क्या है, समकोण है। अब जब प्रत्येक समकोण है यानी दोनों 90-90 डिग्री का है, तो हमें क्या करना है, तो हमें दिखाना यही है ना कि BOC एक सरल रेखा है। तो लिख देते हैं कि तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BOC एक रेखा है। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही इजी है। अच्छा, अगर हम बात करें एंगल AOC और प्लस एंगल AOB दोनों का योग का, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो आप कहिएगा कि दोनों का योग 180 हो जा रहा है। जब दोनों का योग जब 180 हो जा रहा है, इसलिए BOC एक रेखा है। समझ गए ना, बहुत ही सिंपल है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रैखिक युग्म से जब ये दोनों 180 होता है तभी ना ये सरल रेखा होगा, तभी ना ये रैखिक युग्म से 180 होगा। तो ये रैखिक युग्म के ट्रांसपोज से उसके उल्टा से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये BOC क्या है, एक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में OE जो है एंगल AOC का समद्विभाजक है। ये OE जो है एंगल AOC का समद्विभाजक है और OF जो है एंगल BOC का समद्विभाजक है। और यहाँ ये भी कह रहा है कि ये जो OE है ना, लंब है OF पर, यानी कि ये 90 डिग्री बना रहा है। तो हमें दिखाना है कि AOB क्या है, संरेख है, यानी कि ये एक सरल रेखा है, तभी ना संरेख होगा। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दिया है, क्या क्या दिया है कि OE तथा OF क्रमशः एंगल AOC तथा एंगल COB का समद्विभाजक है। और क्या दिया है, तो ये भी कह रहा है कि OE जो है ना, लंब है OF पर। OE क्या है, लंब है OF पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AOB है ना, AOB ये तीनों बिंदु जो है AOB ये क्या है, संरेख है। या ये यूं कह सकते हैं कि AOB एक सरल रेखा है, या ये भी लिख सकते हैं कि AOB एक रेखा है। ये आपको दिखाना है। ठीक, ये भी कर सकते हैं, एक ही बात होगा, दोनों का मतलब एक ही होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि OE तथा OF दिया है ना, क्रमशः एंगल AOC तथा एंगल COB का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हैं ना, उसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। यानी कि आप ये जो है, ये वाला OE जो होगा, इसको और इसको, इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, दो बराबर भाग में बांट रहा है AOC को। तो यानी आप लिख सकते हैं कि एंगल EOC जो होगा, EOC वो तो आधा होगा ना पूरे के एंगल AOC के, क्योंकि ये बराबर भाग में बटा है, यानी कि ये वाला जो होगा इस पूरे का आधा होगा। उसी तरह एंगल आप कह सकते हैं COF जो होगा वो भी आधा हो जाएगा, किसका, एंगल COB का। COB का आधा हो जाएगा ना, COB ये पूरा का आधा होगा कि नहीं है। चलिए, तो आपको यहाँ ये दिया है, चूंकि ये दिया हुआ है कि OE जो है ना, OE लंब है OF पर, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि एंगल
ई ओ एफ बराबर 90 डिग्री, इतना तो दिखा सकते हैं ना। तो जब ये 90 हो गया, इसमें दो कोण मौजूद है, एक ई ओ सी है और एक सी ओ एफ है, दो है ना, तो उसको लिख देते हैं। तो यहाँ हम ई ओ एफ बराबर लिख सकते हैं एंगल ई ओ सी और प्लस एंगल सी ओ एफ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों से मिलकर बना है। चलिए ई ओ सी जो है आधा है ना, हाफ है एंगल ए ओ सी का, और ये जो है सी ओ एफ है वो भी हाफ है एंगल सी ओ बी का, एंगल सी ओ बी का हाफ है, देख रहे हैं ना। चलिए बराबर में है 90, 1/2 कॉमन कर ले, तो 1/2 कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल सी ओ बी। ये 1/2 उधर जाके गुना कर देगा ना, तो 1/2 इसमें जाके गुना करेगा, तो बच जाएगा आपका एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल सी ओ बी, है ना, सी ओ बी बराबर, ये दो जाके इसमें गुना कर जाएगा तो 180 डिग्री। यानी यहाँ से ये पता चल रहा है कि ए ओ सी और बी ओ सी जब ये 180 हो रहा है, यानी कि ये एक सरल रेखा है, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है। अच्छा, सरल रेखा है यानी कि उसी रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ए ओ तथा बी संरेख है, एक ही रेखा पर है। चलिए समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में किरण ओएस जो है ना रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है, पी ओ क्यू पे कौन खड़ी है, ओएस खड़ी है, ठीक। और किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः एंगल पी ओ एस और एस ओ क्यू का समद्विभाजक है। यहाँ देखिए ओ आर जो है एंगल पी ओ एस का समद्विभाजक है, और ये जो ओ टी जो है ये एंगल एस ओ क्यू का समद्विभाजक है। तो हमें क्या करना है, आर ओ टी यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो ये तो आपको पता है, ये पहले भी बता चुके हैं, 90 आएगा। इससे कोई मतलब नहीं, ये फालतू में दिया है, इससे कोई मतलब नहीं आपके क्वेश्चन में, ठीक है। दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि किरण किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है, पी ओ क्यू पर खड़ी है, और क्या दिया है, ये भी कह रहा है कि ओ आर और ओ टी क्रमशः एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू का समद्विभाजक है, उनको दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है, समद्विभाजक है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किसको, एंगल आर ओ टी का मान क्या होगा, इसी को आपको फाइंड करना है, आर ओ टी। ये भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सेम क्वेश्चन इसी तरह का। चलिए इसको भी बता देते हैं, प्रमाण देखिए इसका। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ओ आर और ओ टी जो है, ओ आर और ओ टी जो है क्रमशः एंगल पी ओ एस तथा एंगल एस ओ क्यू का समद्विभाजक है, यानी कि उनको दो बराबर भागों में बांट रही है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये दिखा सकते हैं ना कि एंगल आर ओ एस जो होगा आधा होगा एंगल पी ओ एस का, या यूं कहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 एंगल आर ओ एस जो होगा, ये दो जाके इसमें गुना कर देगा, बराबर हो जाएगा एंगल पी ओ एस के, ठीक। उसी तरह यहाँ भी कह सकते हैं कि एंगल एस ओ टी जो होगा, एस ओ टी ये वाला एंगल वो क्या होगा, आधा होगा किसका, एस ओ क्यू के पूरे के, एस ओ क्यू यानी ये इस पूरे का आधा होगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि 2 एंगल एस ओ टी जो होगा बराबर होगा एंगल एस ओ क्यू के, है ना, ये जाके दो इसमें गुना कर गया तो ये आ गया। अब देखिए इस फिगर में यहाँ लिखा हुआ है कि OS जो है ना रेखा POQ पर खड़ी है। यहाँ देखिए OS जो है ना POQ पर खड़ी है, तो रैखिक युग्म से 180 ले सकते हैं ना, एंगल POS और प्लस एंगल दूसरा कौन सा एंगल है, ये POS है और दूसरा SOQ है, SOQ इन दोनों का योग 180 होगा ना। कैसे,
रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। चलिए पीओएस जो है अभी ऊपर दिखाए हैं कि ये जो पीओएस है वो बराबर है किसके, 2 एंगल आर ओ एस के, ठीक। और एंगल एस ओ क्यू जो है ये बराबर है 2 एंगल एस ओ टी के, बराबर 180। 2 कॉमन कर लें तो बच जाएगा एंगल कौन कौन सा, एंगल आर ओ एस और प्लस एंगल एस ओ टी, समझ गए, बराबर 180। अब देखिए ये दोनों जोड़ दीजिए, आर ओ एस और एस ओ टी, ये दोनों मिलके हो जाएगा आर ओ टी ना, तो 2 एंगल आर ओ टी बराबर 180 डिग्री। ये अब दो जगह भाग कर जाएगा ना, तो एंगल आर ओ टी बराबर कितना आ जाएगा, तो 180 और बट्टा में 2 कट के कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। देखिए आपको पहले ही बताए थे 90 आएगा, ये पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए हम लोग अगला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ नियम है, फिर उसके बाद कुछ प्रमेय है, उनके बारे में समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहा जाता है, तिर्यक रेखा क्या होती है। तो यदि एक रेखा, कोई एक रेखा है, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए एक रेखा ये हुई और एक रेखा ये हुई, ठीक है। ये दो रेखाओं को अगर कोई अन्य रेखा इस तरह से काट रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, तो ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा होगी, इन दोनों के लिए तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। समझे बात को, चलिए इसको समझा देते हैं आपको फिर से। ये मान लीजिए इसका L है, ये M है और इसका नाम N है, ठीक। अब बात को समझिए, यदि एक रेखा मान लेते हैं, वो रेखा कौन है, N है, दो या दो से अधिक रेखाओं को, यहाँ हम लोग दो रेखा लिए हैं, इन दोनों रेखाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, एक यहाँ बिंदु पे काटी है, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q, दो भिन्न बिंदुओं पे काटी है ना, दो भिन्न बिंदु पे काटी है या प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसे उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी कि इन दी हुई रेखाएं यानी L और M की ये क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, कौन, N, समझ गए। तो ये होता है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा क्या हो सकती है, दो रेखाओं को भी काट सकती है, दो से अधिक रेखाओं को भी काट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए आपके पास 3 रेखाएं हैं, इसको भी ऐसे काट रही है, तो ये जो रेखा होगी ये तिर्यक रेखा है इन रेखाओं के लिए, समझ गए। ये मान लीजिए इसका L, इसका M, इसका N और इसका P, तो ये जो P रेखा है ये क्या है, L के लिए भी और M के लिए भी और N के लिए, तीनों के लिए क्या है, तिर्यक रेखा है, समझ गए। चलिए अब यहाँ से आगे हम लोग समझेंगे, तिर्यक रेखा तो समझ गए। अब देखिए आप सोच रहे हो कि सर ये जो आप रेखा खींचे हैं ये तो समांतर नहीं है, तो देखिए तिर्यक रेखा समांतर के लिए नहीं परिभाषित है। यहाँ देखिए परिभाषा में कहीं लिखा है समांतर होगा, दो रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखा समांतर होनी चाहिए, नहीं, समांतर से यहाँ कोई तात्पर्य आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये समांतर होंगी, ये जो रेखाएं L और M जो यहाँ दिख रहे हैं समांतर होगी, तब क्या क्या कंडीशन होते हैं उसके लिए अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। समांतर होने पर क्या होगा इसके बारे में पढ़ते हैं आप। तो ये समांतर हो या नहीं हो, ये तिर्यक रेखा कहलाएगा। अगर समांतर होती भी तभी ये तिर्यक रेखा है N, और ये समांतर नहीं भी है तभी ये तिर्यक रेखा है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो समांतर रेखाएं मौजूद हैं, दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पे, एक ये और एक ये हो गई, ठीक है। दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, और ये एक तिर्यक रेखा हो गई, इस पे हो गई ना तिर्यक रेखा। चलिए ये इसका नाम कुछ दे देते हैं, चलिए इसका नाम दे देते हैं L और इसका नाम दे देते हैं हम लोग M। चूंकि L M के समांतर है और N क्या है, ये तिर्यक रेखा है, दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे याद रखेंगे, या हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। माना L समांतर है N तथा N एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बन रहे हैं, इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं, चलिए एक ये कोण बना है, एक नंबर दीजिए, इसका 2 दे दीजिए नाम, इसका 3 दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए 4, ठीक है। उसी तरह इसका नाम दीजिए 5, इसका नाम दीजिए 6, इसका नाम दीजिए 7 और इसमें इसका नाम दीजिए 8। ये 8 कोण बन रहे हैं। तो इन कोणों को कुछ नाम दिया जाता है और इनके कुछ संबंध भी होते हैं, उन संबंधों के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले सबसे पहला है बाह्य कोण, कौन कौन से कहलाएंगे, यानी एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए नाम से पता है कि बाहर की तरफ होंगे जो कोण, वही ना बाह्य कोण होंगे। तो इसमें देखिए इस फिगर में बाहर की तरफ ये कोण बना है 1, एंगल 2, और फिर नीचे देखिए एंगल 8 और 7, यही ना बना है, यही 4 कोण है,
ये चार कोण ही बाह्य कोण कहलाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ जो है ना इसलिए। और अंतः कोण ये जो अंदर की तरफ बने हैं 3, 4, 5, 6, यानी कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और तथा एंगल 6, ये चार कोण जो है ये अंतः कोण कहलाएंगे, ठीक है। अगला बात हम करते हैं संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। संगत कोण कौन कौन होंगे, तो देखिए इसमें संगत कोण कौन कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा एक बाहर वाला लेंगे तो एक अंदर वाला लेंगे ऐसे, ठीक है, ये अपोजिट वाला, एक ये तो एक ये, यानी कि पहला आप संगत कोण ले लीजिएगा, संगत कोण का युग्म होगा 2 और 5, ठीक है। एक्चुअल में बराबर होता है तो, लेकिन अभी हमें कोई संबंध तो पता नहीं है तो बराबर नहीं लिखेंगे, अभी इस तरह से लिख देते हैं कि एंगल 2 और एंगल 5 ये संगत कोण होंगे, एंगल 2 और एंगल 5। उसी तरह दूसरा क्या होगा पेयर, एंगल 1 और एंगल 6, ठीक है। आगे चल के हम लोग जानेंगे प्रमेय में कि ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 6। तीसरा युग्म क्या हो जाएगा संगत कोण का 3 और 8। देखिए एक वाला लिए हैं अंतः कोण तो एक लिए हैं इसके बाह्य कोण, ऐसे लिया जाएगा, तो एंगल 3 और एंगल 8, ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा है, ठीक है। एंगल 8 किस तरह से आपको लेना है ये तो समझ में आ रहा है ना। एंगल 4, ये एंगल 4 और एंगल 7, समझ रहे हैं ना, एक ये हो गया तो एक ये बाहर वाला, ठीक। तो ये होते हैं संगत कोण, ठीक। अगला कोण देखते हैं, अगला है आपका एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 6 हो जाएगा पहला, ये भी आपस में बराबर होते हैं लेकिन अभी बाद में जानेंगे, 3 और 6, ठीक है। दूसरा युग्म क्या हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5, समझ गए, एकांतर अंतः कोण। उसी तरह से अगला है एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन सा होगा, पहला पेयर हो जाएगा आपका एंगल 2 और एंगल 7, देखिए ये वाला 2 और ये 7। उसी तरह से दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 8, है ना, एंगल 1 और एंगल 8, समझ गए ना। एक्सटीरियर वाला ये बाह्य की तरफ है, एकांतर है ना, एक इधर वाला है तो एक इधर वाला है, ये तिर्यक रेखा के एक इस तरफ वाला है एक इस तरफ वाला है और दोनों बाह्य वाला कोण है, ठीक। तो ये भी आपस में बराबर होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अगला है आपका क्रमागत अंतः कोण यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या संबंधित कोण यानी कि एलाइड एंगल या सह अंतः कोण यानी को इनिशियल एंगल। और इसको एक भी एक और नाम से दे सकते हैं एक ही तरफ के, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण, ये भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा, तो पहला आ जाएगा एंगल 4 और एंगल 6। देख लीजिए तिर्यक रेखा जो हो रही है ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरह के अंतः कोण लिए हैं। और दूसरा उसी तरह से दूसरा कौन सा हो जाएगा उसी तरह आप बताइए, तो एंगल 3 और एंगल 5, समझ गए। अब देखिए एक और चीज आता है यहाँ पे, एक और बात आती है रैखिक युग्म की। तो रैखिक युग्म के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। रैखिक युग्म में कौन कौन से पेयर आएंगे, इसमें देखिए 1 और 2 ले सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, है ना, तो ये सब तो पहले से ही जानते हैं आप, एंगल 1 और एंगल 2। दूसरा पेयर आपका क्या हो सकता है एंगल 2 और एंगल 3, है ना, एंगल 2 और एंगल 3, एक रेखा है ना ये, इस पे 2 और 3, इस पे देखिए 3 और 4। उसी तरह इस रेखा पे एक 5 और 6 हो जाएगा यहाँ पे इस रेखा पे, और यहाँ देखिए 6 और 7 हो जाएगा इस रेखा पर। इस रेखा पे चलिएगा तो 5 और 6 हो गया, इस रेखा पे आ जाएगा तो 5 और 8 हो जाएगा, और इस रेखा पे 8 और 7 हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे ऐसे पेयर हो सकते हैं रैखिक युग्म के। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं, 3 और 4 भी यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 4। और क्या हो सकता है आपका चौथा पेयर हो सकता है एंगल 1 और एंगल 4। तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसका रिलेशन क्या था कि रैखिक युग्म के जो पेयर बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता था, ये अभिक्रियक था ना, एक्सियम्स था। चलिए उसी तरह नीचे भी आ जाएगा आपका 5 नंबर आ जाएगा एंगल 5 और एंगल 6, और या एंगल 6 और एंगल 5 एक ही बात है। चलिए अगला छठा हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 8, है ना, देख रहे हैं ना, पेयर देख लीजिए 5 और 8, है ना। उसी तरह से सातवां आप लिख सकते हैं 8 और 7, एंगल 8 और एंगल 7 ले सकते हैं ये पेयर। और फिर आठवां आपका हो जाएगा एंगल 6 और 7, एंगल 6 और एंगल 7। तो ये इसके रैखिक युग्म के पेयर हो जाएंगे। अच्छा एक और हो सकता है शीर्षाभिमुख कोण ना, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में कौन कौन से पेयर आ सकते हैं, तो एंगल 1 और 3 आ सकता है, ये भी आपस में बराबर होते हैं ना, एंगल 1 और एंगल 3, ये 1 और 3,
एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 5 और एंगल 7। और चौथा क्या हो सकता है ना, एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 और एंगल 8। तो ये रैखिक, ये जो जितने भी शेषाभिमुख कोण के युग्म है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। और रैखिक युग्म में क्या होता है, इनका योग 180 होता है। ये पेयर जो बने हैं इनका योग 180 होता है। अब चलिए इससे रिलेटेड, ये तो नाम समझ गए कि किसका कौन कौन से पेयर का क्या नाम से हम लोग उच्चारण करेंगे, किस नाम से उसको पुकारेंगे। और उसी से रिलेटेड इसमें कुछ प्रमेय है, उनको साबित करके हम लोग देखते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला अभिगृहित संगत कोण अभिगृहित, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जिम्स। तो इसको तो आप साबित नहीं करिएगा क्योंकि यह अभिगृहित है, इसको माना गया है। ये कैसे कथन होते हैं जिसको माना जाता है, इसको साबित नहीं किया जाता है। ये सत्य होता है लेकिन इसे माना जाता है। यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण समान होते हैं। तो आपको पता ही है संगत कोण कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक, चलिए एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फिगर। ये देखिए दो रेखाएं समांतर हो गई। अब इस पे एक तिर्यक रेखा लेके आए, ये एक तिर्यक रेखा हो गई ना। चलिए इसका नाम दे देते हैं कुछ। तो ये आपका रेखा जो है इसका नाम है रेखा का एल, और ये जो रेखा है इसका नाम दे देते हैं एम, और ये जो तिर्यक रेखा है यहाँ क्या है, एन है। तो यहाँ पे ये है कि माना हुआ है कि एल जो है, एल समांतर है एम के, तथा एन एक तिर्यक रेखा है। एन क्या है, एक तिर्यक रेखा है। चलिए इसमें नाम दे देते हैं कोणों को, समझने के लिए आसानी होगी। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। ठीक, अब देखिए तो यहाँ अभिगृहित में लिख रहा है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, तो ये दो समांतर रेखाएं है ना एल और एम, इस पे ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण कौन कौन से होंगे, तो आपको पता है एंगल 2 होगा तो एंगल 5 होगा, यानी एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5, ये ना होगा संगत 4। दूसरा एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6। तीसरा एंगल 3 बराबर होगा एंगल 8, और एंगल 4 बराबर होगा आपका एंगल 7। समझ गए यहाँ से। तो ये बराबर होते हैं, इसको आपको याद रखना होगा। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, यानी 2 5 के बराबर, 1 6 के बराबर, 3 जो होगा 8 के बराबर, और 4 जो होगा 7 के बराबर। ये ना होते हैं संगत कोण, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है संगत कोण के अभिकृत जो था, संगत कोण अभिकृत था उसका विलोम की, यानी कि कन्वर्ज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जिम, यानी कि उसका उल्टा, परिवर्त, कन्वर्ज। ठीक है, ये क्या कहलाता है इसको देखते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान है, यानी कि ये इस प्रकार काट रहा है, ये नहीं कह रहा कि ये समांतर है, एल और एम समांतर नहीं कह रहा है, कह रहा है कि ये दो रेखा है, इस पे एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस प्रकार काट रही है कि ये संगत कोण बराबर है। तो ये संगत कोण यही ना है, 2 5 है, और क्या है 1 6 है, 3 8 है, और 4 7 है, ये सब बराबर है। तो ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी, एल समांतर होगा एम, ये ध्यान रखेंगे। तो ये उसका उल्टा है, संगत कोण अभिकृत का ये उल्टा है, उसका विलोम है। तो जो देखिए चारों चीज होना चाहिए, कोई एक भी होगा ना तो ये आपका समांतर हो जाएगा, यानी कि जब ये संगत कोण बराबर होंगे तो ये समांतर होंगे, अगर ये समांतर होंगी तो संगत कोण बराबर होंगे। ये आपको क्लियर हो गया, दोनों चीज समझ गए, दोनों अभिकृत समझ में आ गया। चलिए अब प्रमेय देखते हैं इसमें का। ये सेकेंड प्रमेय है इस चैप्टर का। क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं आपको तो पता है ही पहले से, तो इसको समझते हैं फिगर बना के। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं दो समांतर रेखाएं। ठीक, फिगर पहले बना लेते हैं, दो समांतर रेखाएं दिखा देते हैं। ये आपकी दो समांतर रेखाएं हो गई, और इस पे एक तिर्यक रेखा हो गई, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। इसके चलिए नाम दे देते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये आपका नाम दे दिए एल, इसका नाम दे दिए एम। ठीक है, और ये जो रेखा है इसका नाम दे दिए एन। आपके पास दिया क्या है, दिया है एल समांतर है एम के, तथा एन एक तिर्यक रेखा है। एन क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, चलिए ये एन तिर्यक रेखा है। तो कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं को काट रही है एक तिर्यक रेखा, तो एकांतर अंतः कोण समान होंगे। एकांतर अंतः कोण तो सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें जो है ना, हम लोग नाम से ले जाएंगे तो आपको थोड़ा टेढ़ा लगेगा, अंक लिख देंगे ना तो आसानी से आप बना लीजिएगा 1 2 3 4, ठीक है। इस नाम से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा 5 6 7 8, और ए बी बी सी सी डी लेंगे ना तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, तो इसलिए हम लोग ये अंक से ही समझते हैं। तो एकांतर अंतःकोण कौन होते हैं, तो 3 और 6, यही ना होगा, एंगल 3 एंगल बराबर होगा 6 के, तथा दूसरा कौन सा होगा एकांतर अंतःकोण, है ना, एंगल 4 एंगल 5 के, ये ना होगा एंगल 4 एंगल 5 के, ये बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये इसको साबित कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एंगल 3 जो होता है एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 जो होता है एंगल 5 के, यानी कि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए इसको हमें सिद्ध करना है, तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए अगर हम बात करें एंगल 3 के बारे में, तो एंगल 3 जो होगा बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 3 एंगल 8 के बराबर होगा संगत कोण से। अभी आप पढ़े थे ना, संगत कोण से ये होगा ना बराबर। चलिए अभी देखे थे ना, अभिगृहित जो देखे थे, एक्सियम जो देखे थे, ये पहला समीकरण। उसी तरह आपसे कहें कि एंगल 8 जो होगा एंगल 6 के बराबर होता है, एंगल 8 एंगल 6 के बराबर, तो देख रहे हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइजों में। तो ये समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए ये 8 8 यह है आपस में बराबर होगा, तो 3 6 बराबर नहीं हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 6। इसी प्रकार एक हो गया ना साबित, इसी प्रकार दूसरा भी दिखा सकते हैं। इसी प्रकार आप ये लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो होगा ना एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 4 जो होगा ये वाला एंगल 7 के बराबर होगा। कैसे, संगत कोण से, संगत कोण से ये बराबर हो जाएगा ना। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 3 मान लिए। उसी तरह से एंगल, यहाँ देख रहे हैं 7 जो होगा 5 के बराबर हो जाएगा, है ना, एंगल 7 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा, ये समीकरण 2। ये भी शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ समीकरण 3 तथा 4 से ले लेते हैं ना, इसको 4 मानिए, ठीक है, समीकरण 3 तथा 4 से, 4 से, ठीक है। तो 7 7 बराबर, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 5, समझ गए, एंगल 4 बराबर एंगल 5, ये आपका प्रमाणित हो गया। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि एकांतर अंतःकोण आपस में समान होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, समझ गए। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ से इसको लिख के फिर ये लिखना है आपको, ठीक। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। ये जो प्रमेय है अभी जो आपको बताए थे ना, अंतःकोण जो बताए थे एकांतर अंतःकोण, उसी का ये प्रतिलोम है, ठीक। कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण युग्म के बराबर हो, है ना, युग्म बराबर हो, यानी कि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। ये उसका कन्वर्स है, उसका उल्टा है। चलिए आपको बताते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग दो रेखाएं ले लेते हैं। यहाँ ये नहीं कह रहा कि अब की बार ये समांतर है, ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है इस पे, ठीक है, ये इसका नाम दे देते हैं। चलिए ये इसका भी नाम कुछ दे देंगे, तो जब इसको, चलिए अब की बार ये भी नाम दे देते हैं, इसको ए बी कह देते हैं, इसको सी डी कह देते हैं, और इसको पी और क्यू कह देते हैं, और ये जो काट रहा है इस बिंदु को एम नाम दे देते हैं, और इसको नाम देते हैं एन। तो यहाँ लिखते हैं दिया है ए बी तथा ए बी और कौन है दूसरा, सी डी, है ना, ए बी ये वाली रेखा और ये सी डी ये वाली रेखा, दो रेखाओं, ऐसे लिख देते हैं ए बी और सी डी, दो रेखाओं को तिर्यक रेखा, कौन है तिर्यक रेखा इसमें, पी क्यू, एम तथा एन बिंदु पर काटता है, बिंदु पर काटती है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, यहाँ क्रमशः लगा देते हैं, क्रमशः, ठीक है, क्रमशः एम तथा एन पर काटती है, इस तरह से ठीक रहता है, क्रमशः एन तथा एन पर काटती है। तो एकांतर अंतःकोण युग्म के कोण बराबर है, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। इसका नाम ही दे देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, ऐसे उस सबका तो यूज है नहीं, है ना, 1 2
ठीक है, ये दोनों ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं 3 दे देते हैं, इसका नाम 4 दे देते हैं, इसका नाम 5 दे देते हैं। इतना से भी काम चलेगा, लेकिन पूरा हम लोग नाम देते हैं, सही रहेगा। चलिए पूरा नाम दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी कोणों का नाम दे दिए। कौन सा जरूरी होगा, जो जरूरत होगा उसको हम लोग नाम लिख लेंगे। चलिए, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है ना ए बी समांतर है रेखा सी डी के, ये आपको साबित करना है। और एक चीज इसमें दिया है कि एकांतर अंतःकोण का जो युग्म है वो बराबर है, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो है ना एंगल 6 के बराबर है। एकांतर अंतःकोण का युग्म ये यही ना होगा, ये आपस में बराबर दिया, या तो इसको लिख लीजिए या ये 1 5 के बराबर, कोई भी एक चलेगा। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। क्योंकि आपके पास दिया है कि एंगल 4 बराबर है एंगल 6, ये चीज दिया है ना। चलिए, अच्छा ये हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल 6 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा। किससे? शीर्षाभिमुख और वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, इसलिए आप एंगल 4 बराबर एंगल 8 दिखा सकते हैं ना, क्योंकि 4 6 के बराबर और 6 8 के बराबर, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होगा ना। एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर, तो ये दोनों 4 और 8 जो दिख रहे हैं संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं ना, ये संगत कोण के युग्म है आपके, संगत कोण के युग्म आपको दिख रहा है। ये दोनों संगत कोण के युग्म है, तो लिख देते हैं संगत कोण के युग्म है। ये दोनों क्या है? संगत कोण के युग्म है। और जब ये संगत कोण के युग्म है तो आप देखे थे ना कि संगत कोण के अभिगृहित का जो प्रतिलोम था उसके द्वारा अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी, हो जाएंगी ना। यहाँ लिख सकते हैं कि संगत कोण के अभिगृहित के प्रतिलोम से यहाँ हो जाएगा क्या? ए बी समांतर सी डी, ये आपका यहाँ प्रमाणित हो गया। तो चलिए समझ गए। अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।